पालमपुर नाम का एक गांव था जहां विकास अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। विकास गांव में रिक्शा चलाने का काम करता था। एक रोज जब वो काम पर जा रहा था तब अच्छा सुधा, मैं चलता हूँ काम पर, सवारी आती होंगी। अरे रुकिए तो, अपना टिफिन तो लेते जाइए। आज क्या बनाया टिफिन में? वही जिसे देखते ही आपका मूड ठीक हो जाता है। खुशबू बता रही है तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ है ना। बिल्कुल सही जवाब। अब जाइए, देर हो जाएगी। और सुनिए, शाम को जल्दी घर लौट आना। विकास रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचता है, उसका टायर एक गड्ढे में जाकर फंस जाता है। वो जैसे जोर लगाकर उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो रिक्शा खाई में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया। उदास होकर वो घर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब वो अगले दिन गांव के सेठ जी के पास मदद मांगने जाता है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, तुम गरीबों का क्या पता पैसे लौटाओगे कि भी नहीं। अब जाओ यहाँ से। घर लौटते वक्त उसे एक जगह भारी सामान ढोने का काम मिल जाता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह भारी सामान ढोने लगता है, जिससे वो बहुत थक जाता था। ऐसे ही एक रोज जब वो जंगल के रास्ते घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बेटा, इस बुढ़िया को कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अम्मा तुम चिंता मत करो, मेरी घरवाली ने ये कुछ कचौड़ियाँ बनाकर दी थी, आप इन्हें खा लो। वो उस बूढ़ी अम्मा को कुछ कचौड़ियाँ खाने को देता है। उन कचौड़ियों को खाकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो जाती है। वाह बेटा, ये तो सचमुच बड़ी ही स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी कचौड़ियाँ तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं खाई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? विकास उसे सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी परेशानियों का हल है मेरे पास। वो बूढ़ी अम्मा उसे अपने साथ एक गुफा में ले जाती है और वहां रखी एक कढ़ाई उसे देती है। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम अपनी पत्नी से इसमें कचौड़ियाँ बनाने को कहना, फिर देखना चमत्कार। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? रख लो बेटा। ये समझ लेना, तुमने जो इस बुढ़िया को इतनी अच्छी कचौड़ियाँ खिलाई हैं, ये उसी का इनाम है। अब तुम इसमें बनी हुई कचौड़ियाँ बनाकर बेचना और जैसे ही तुम्हारी 2000 कचौड़ियाँ बिक जाएंगी, उस दिन इस कढ़ाई में तली कचौड़ियाँ जो बनकर निकलेंगी, वो तो तुम्हारे भाग्य ही बदल देंगी। क्या सच में? धन्यवाद माई। विकास वो कढ़ाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब बताता है। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी बनाना आती हो वो बनाना, और कचौड़ियाँ तो तुम्हारे हाथ की लाजवाब होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं। देखने से तो ये सुनहरी कढ़ाई बड़ी ही सुंदर लग रही है। अब इसका चमत्कार भी देख लेते हैं। मैं अभी कचौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। सुधा रसोई में जाकर कचौड़ियाँ तलने लगती है तो वो कचौड़ियाँ दिखने में बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी। सुनिए, यहाँ ये देखिए कितनी सुंदर सोने जैसी कचौड़ियाँ हैं। ये खाकर बताइए कैसी बनी है। विकास ने जैसे ही उस कचौड़ी का निवाला तोड़कर अपने मुंह में डाला तो वो हैरान ही रह गया। लाजवाब सुधा, ये कचौड़ियाँ तो बेहद ही स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो लाख गुना बढ़ गया है। क्या सच में? लाओ मुझे तो। जैसे ही दोनों ने वो कचौड़ियाँ खाई तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियाँ खाकर तो वो दोनों हैरान ही रह गए। अब लाओ तुम ये जल्दी से मुझे सारी कचौड़ियाँ एक टोकरी में रखकर दे दो, मैं इन्हें गाँव में बेच कर आता हूँ। जी अभी लाई। विकास गांव भर में घूम घूम कर वो कचौड़ियाँ बेचने लगा। कचौड़ियाँ ले लो, कचौड़ियाँ ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने की कचौड़ियाँ ले लो। सोने की कचौड़ियों का नाम सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। कचौड़ी वो भी सोने की? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने भी पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर देखते हैं। दिखाओ भैया ये सोने की कचौड़ी। हाँ हाँ, मुझे भी दो। ये देखो भाई, खुद ही देख लो। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की कचौड़ी लग रही है। जल्दी से लगा दो हमारे लिए। विकास जैसे ही उनको सोने जैसी दिखने वाली कचौड़ियाँ देता है, वो सब हैरान रह जाते हैं। वाह, ये तो दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी लाजवाब। वाह भाई वाह, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ग्राहकों को उसकी कचौड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। अब सारे गांव में विकास की कचौड़ियाँ सोने की कचौड़ियों के नाम से मशहूर हो जाती हैं। अब रोज सुधा उसे उस कढ़ाई में कचौड़ियाँ बनाकर देती और विकास उन्हें ले जाकर गाँव भर में बेचता। ऐसे उसकी 2000 कचौड़ियाँ बिक गई। फिर एक रोज जब सुधा रसोई में कचौड़ियाँ बना रही थी तो उस रोज की कचौड़ियाँ उसे बड़ी ठोस लगी। अरे, ये कचौड़ी इतनी ठोस कैसे हो गई और ये टूट क्यों नहीं रही? जैसे उसने वो कचौड़ी ध्यान से देखी तो वो हैरान रह गई। उसने विकास को आवाज लगाई,
सुनिए, जल्दी इधर आइए, ये तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये कचौड़ियाँ देखिए। वो कचौड़ियाँ असली सोने की थी। सुधा, ये तो सोने की कचौड़ियां हैं। बिल्कुल सही जी। अब तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। तभी उस जादुई सोने की कचौड़ी से आवाज आई, हाँ, हम जादुई सोने की कचौड़ियां हैं। अब इन जादुई कचौड़ियों से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें गांव-गांव जाकर कचौड़ियां भी नहीं बेचना पड़ेंगी। आज के बाद जब भी तुम्हें इस कढ़ाई से जादुई सोने की कचौड़ियां चाहिए होंगी, तुम मांग लेना। अब उन जादुई सोने की कचौड़ियों को बेचकर विकास एक बहुत बड़ा नया घर भी बनवा लेता है। एक समय था सुधा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें एक बार उन बूढ़ी अम्मा से मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। वो दोनों बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हुए उस गुफा की ओर गए, लेकिन ना तो वहाँ कोई गुफा थी और ना ही कोई बूढ़ी अम्मा। कमाल है, यही तो वो जगह थी जहाँ वो मुझे लाई थी, लेकिन आज तो यहाँ कोई गुफा नहीं है। शायद वो कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। उधर गांव का सेठ अब उनकी तरक्की से जलने लगा था और वो अपने नौकर महेश से कहता है, ये कल का रिक्शा चलाने वाला रातों रात अमीर कैसे बन गया? सुना है उसने कई सारे खेत और जमीन भी ले लिए हैं। सुना है वो सोने की कचौड़ी बनाकर इतना अमीर हो गया है। अब वो दोनों विकास और सुधा पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक रोज जब सुधा सोने की कढ़ाई में सोने की जादुई कचौड़ियां बना रही थी, इस सोने की कढ़ाई से हमारी जिंदगी बदल गई है। तभी विकास उससे बोला, ठीक कहा, अगर ये कढ़ाई हमारे पास नहीं आती तो हम कभी इतने अमीर नहीं बन पाते। महेश ये सारी बात सुन लेता है और एक रोज सेठ और महेश मिलकर उनकी सोने की कढ़ाई चुरा लेते हैं। मैंने रात को तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उधर जैसे ही सेठ सोने की कढ़ाई में कचौड़ियां बनाने लगता है, उसमें से पत्थर की कचौड़ियां निकलने लगती हैं जो उस पर वार करने लगती हैं। बचाओ, इस कढ़ाई में तो कोई भूत है, बचाओ बचाओ। सेठ भागते हुए विकास के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो विकास, तुम्हारी सोने की वो जादुई कढ़ाई मैंने ही चुराई थी। इन कचौड़ियों को बोलो मुझ पर वार करना बंद करे। रुक जाओ जादुई कचौड़ियों। सेठ जी, आज आपको समझ में आ गया होगा कि इंसान गरीब या अमीर नहीं होता, बल्कि इंसान तो इंसान होता है। इंसान को कभी पैसों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। पैसे हमारे काम आते हैं, हम पैसों के नहीं। मैं ये बात आज समझ गया। मैं अब से कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करूंगा। सेठ विकास से माफी मांगकर उस जादुई सोने की कढ़ाई उसे वापस कर देता है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में महेश और सुरेश नाम के दो भाई रहा करते थे। किस्मत की बात है कि बड़ा भाई महेश एक अच्छी नौकरी करता था और वो एक अमीर आदमी था। वो अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई सुरेश गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और अपनी बीवी कोयल के साथ रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके माँ बाप एक ही दिन एक ही समय पर गुजर गए। माँ, पिताजी, आप दोनों तो एक साथ हमें छोड़कर चले गए। शांत हो जाइए आप, अब होनी को कौन टाल सकता है। बच्चों की तरह रोना बंद करो, हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। अगले दिन, सुनिए, सुरेश और उसकी बीवी क्या हमेशा इसी घर में रहेंगे? हमारे टुकड़ों पर ही पलते रहेंगे? ममता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन, सुरेश, जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक तुम दोनों हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर लेना पड़ेगा। भैया आप ये क्या कह रहे हो? अपने छोटे भाई से अलग होने की बात कर रहे हो? तू कौन होती है दो भाइयों के बीच में बोलने वाली है? कोयल, भैया और भाभी सही कह रहे हैं। ये घर भैया और पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। मेरी इसमें सिर्फ मेहनत है, कमाई नहीं। इसीलिए हमारा इस घर पर कोई हक नहीं। सुरेश के हिस्से में थोड़ा सा खेत बचा था। वहीं पर वो अपनी पत्नी कोयल को लेकर चला गया। कोयल, आज से यही हमारा आशियाना है। मैं जा रहा हूँ काम पर, वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है। महेश जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां पर वो जैसे ही पहुंचा, वैसे ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे गार्ड साहब, भूल गए क्या मुझे? मैं इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। काम करते नहीं हो, काम करते थे। तभी वहां पर मुनीम जी आ गए। गार्ड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेश। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी जायदाद और अपने घर से अलग कर दिया है, तो हम तुम्हें काम पर क्यों रखें? अभी तक तुम उनकी गारंटी पर काम कर रहे थे, पर अब वो गारंटी खत्म हो चुकी है। तुम कहीं दूसरी जगह काम देख लो। ये सुनकर सुरेश को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने मुनीम से कुछ नहीं कहा और आसपास की दूसरी कंपनियों में बहुत सारी दुकानों में काम ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अरे, आज आप जल्दी आ गए। सुरेश ने सारी बात कोयल को बता दी।
आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, आपके बड़े भैया तो आपके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे वो आपके भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो। और इसमें आपके भैया की भी पूरी गलती नहीं है। सब कुछ ममता भाभी का किया धरा है। दिन रात वो महेश भैया के कान भरा करती हैं। कोयल, किसी दूसरे को गलती देने से क्या फायदा? भैया की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पा गए। मैं वैसा कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सुरेश को कहीं काम नहीं मिला और उसके छोटे से खेत में मूंगफली की फसल तैयार हो गई थी। कोयल, लगता है इस बार मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने फैसला किया है कि अब कहीं नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि मूंगफली बेचूंगा। मूंगफली की पट्टी बनाकर बेचूंगा और साथ ही साथ एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल लूंगा। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगले दिन कोयल और सुरेश मिलकर अपने खेत की खुदाई करने लगे। तभी वहां पर चुपके से ममता आ गई और दूर से खड़ी होकर उनकी हालत पर हंस रही थी। अच्छा हुआ कि हमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया वरना इनकी गरीबी देख देख कर हम भी एक दिन गरीब हो जाते सुरेश और कोयल खुदाई कर ही रहे थे कि तभी अचानक खेत के अंदर से एक जादुई मूंगफली निकली और देखते ही देखते उसका आकार बड़ा हो गया। ये क्या निकला इस खेत से? इतनी बड़ी मूंगफली तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी अचानक उस मूंगफली से एक आवाज आने लगी। मैं एक जादुई मूंगफली हूँ। तुम दोनों की मेहनत और आपस में असीम प्रेम की वजह से मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। इस मूंगफली का तेल निकालकर अपनी रसोई घर में भगवान के सामने दिया जला देना। तुम्हारा रसोई घर सोने का बन जाएगा। इतना बोलकर वो मूंगफली जमीन पर गिर गई। कोयल, हमने आज तक किसी के साथ ना ही गलत किया है, ना ही किसी के बारे में गलत सोचा है। शायद हमें उसी का फल मिला है। चलो इस मूंगफली का तेल निकालते हैं और फिर भगवान के सामने दिया जला देते हैं। देखते हैं सच होता है या नहीं। ये अनपढ़ और गरीब लोग भी ना किसी की भी बात मान लेते हैं। जादू वादू कुछ नहीं होता। ये लोग भिखारी थे और भिखारी रहेंगे। इतना कहकर ममता वहां से चली गई। इधर अब सुरेश ने उस मूंगफली का तेल निकाला और रात में उसी तेल से भगवान के सामने दिया जला दिया। और जब सुबह दोनों सोकर उठे तो उनकी रसोई सोने की बन चुकी थी। सुरेश, ये तो कमाल हो गया। हमारे रसोई घर में रखी हर एक चीज सोने की हो गई। अब सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और अब हम बहुत बड़ा ढाबा भी खोल सकते हैं। एक अच्छा घर भी बनवा सकते हैं। हाँ कोयल, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन ही उस रसोई घर में रखे 2-3 सोने के चम्मच सुरेश ने बेच दिए और जो भी पैसा मिला उससे उसने सबसे पहले तो एक अच्छी सी दुकान खोली और फिर धीरे धीरे घर भी बनवाने लगा। ये सब जब उसके भाई और भाभी ने देखा तो दंग रह गए। ममता, इन लोगों को अचानक दौलत कहाँ से मिल गई? कहीं वो मूंगफली वाली बात सच तो नहीं हो गई? महेश, चलो ना इनके घर चलते हैं, बाद में बताती हूँ ये सब हुआ कैसे। महेश और ममता सुरेश के घर पहुंच गए। आओ भैया भाभी, कैसे आप लोग? हमें घर से निकालने के बाद आप तो हमें भूल ही गए। सुरेश, तू तो जानता ही है कि मैं तेरी तरह फ्री तो रहता नहीं हूँ। इधर से गुजर रहा था, तेरा घर देखा तो चला आया। कोयल, तुम्हारी रसोई घर से पीली पीली रोशनी आ रही है। क्या मैं तुम्हारा रसोई घर देख लूं जाकर? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपकी रसोई है, जाकर देख लीजिए। ममता उसके रसोई घर में जैसे ही गई, नजारा देखकर दंग रह गई क्योंकि पूरा रसोई घर सोने का था। उस रसोई में रखे हुए सारे बर्तन, यहाँ तक कि पानी भी, सब कुछ सोने का ही था। तभी उसकी नजर वहां गई जहां पर मूंगफली के तेल का दिया जल रहा था। लगता है यही वो तेल है जिसकी वजह से इसकी रसोई सोने की बन गई। थोड़ा सा तेल मैं चुरा लेती हूँ। ममता पहले से ही अपने साथ एक प्लास्टिक की डिब्बी लेकर गई थी जिसमें उसने मूंगफली का तेल चुरा लिया और फिर अपने घर वापस आ गई। फिर ममता ने सारी बात महेश को बता दी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो जाओ, तुम भी अपने रसोई घर में मूंगफली का तेल के दिया जलाकर देखो। ममता ने उस चोरी किए तेल को अपने रसोई घर में जला तो दिया, लेकिन देखते ही देखते उसकी रसोई सोने की नहीं बल्कि घास की बन गई। अब उसके घर का सारा सामान घास का बन गया था। सारी सब्जियां, मसाले, सब कुछ घास का ही बन गया था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। देखते ही देखते उसके रसोई घर में बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस घुस गई और घास चढ़ने लगी। अरे ये सब क्या हो गया? भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। कोयल की तो पूरी रसोई सोने की बन गई, पर इस तेल को जब मैंने जलाया तो घास की रसोई बन गई। ये सारे जानवर देखो हमारे घर में घुस आए हैं। उस चोरी के तेल से उन लोगों का इतना नुकसान हुआ कि महेश की नौकरी चली गई। उनका पूरा घर घास का बन गया। वहां जानवर ही जानवर आ गए। महेश और ममता जमीन पर आ गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ममता, ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया था। सुरेश और कोयल के साथ हमने कितना गलत किया, जबकि वो मेरा भाई है। फिर भी उन दोनों ने कभी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। उनके दिल में प्रेम था, उनके दिल में असली भक्ति थी, इसीलिए उनका रसोई सोने का बन गया। पर हमने क्या किया?
सिर्फ धोखा और फरेब। अब हम यहीं बाहर जमीन पर ही रहेंगे और भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब आपके साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मैं एक बार कोयल और सुरेश से माफी मांगना चाहती हूँ। महेश और ममता सुरेश के घर पहुंचे और माफी मांगने लगे। कोयल, मेरी वजह से ही दो भाइयों के बीच दरार पड़ी। मैंने तुम्हारे रसोई घर से वो तेल चोरी किया जिससे तुम्हारी रसोई सोने की बन गई थी। उस दिन मैंने जादुई मूंगफली की सारी बातें सुन ली थी। ये सब कुछ मेरे लालच और घमंड की वजह से हुआ। मेरा घर तबाह हो गया। मेरा रसोई घर और पूरा घर घास का बन गया, जिससे सारे जानवर मेरे घर को ही खा गए। कोई बात नहीं, आज से हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अब वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।